नमस्कार। आज भावगंगा के 313वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। करीब 1.5 महीने बाद आज फिर भावगंगा शुरू हुई है। इधर कुछ पारिवारिक कार्यों की वजह से, व्यस्तताओं की वजह से भावगंगा नहीं हो पा रही थी, काफ़ी आना जाना रहा। आज एक विशेष दिन है, मदर्स डे है। और माँ दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है। सारी संवेदना, सारा प्यार बहता है, बरसता है। और ये जो भावगंगा है, ये भी माँ से जुड़ा हुआ है, गंगा मैया से जुड़ा हुआ है। माँ के कितने रूप हैं। सबसे पहले तो धरती माँ, प्रकृति माँ, जो हम जिन शक्तियों की उपासना करते हैं उनको दुर्गा माँ का नाम देते हैं, दुर्गा माँ। और माँ के लिए कोई एक दिन नहीं हो सकता, सारे दिन 365 दिन माँ के ही हैं। ये तो कहने के लिए, याद दिलाने के लिए, विशेष रूप से बच्चों को क्लास में सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन रख दिया जाता है, लेकिन माँ तो हमेशा याद आती है। और माँ का दिन ही, पूरा जीवन ही माँ का होता है, तो दिन की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मली मदर्स डे पूरी दुनिया में शुरू हुआ, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, जो आज मदर्स डे मनाया जाता है, आज के दिन। तो मॉडर्न मदर्स डे एज वी नो इट वॉज चैम्पियन बाय अन्ना जार्विस। अमेरिका की एक महिला अन्ना जार्विस ने इसकी शुरुआत की, सोशल एक्टिविस्ट। आफ्टर हर ओन मदर्स डेथ इन 1905, 1905 में अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने मदर्स डे मनाने का एक अभियान शुरू हुआ, जो पूरी दुनिया में फैल करके आज इस स्वरूप में आ गया। लेकिन जार्विस ने शुरू तो किया, लेकिन बाद में जो स्वरूप मदर्स डे ने लिया, उससे वो बहुत पीड़ित भी हुई। उसको वो अच्छा नहीं लगा उनको, और उसके विरोध में बहुत सारा काम किया उन्होंने। After her own mother's death in 1905, Jarvis campaigned to establish a national holiday to honor mothers, as he wanted to create a day for individuals to express their love and gratitude to their mothers. वो पूरी दुनिया में एक दिन माँ के नाम, माँ को याद करने के नाम, मदर्स डे के नाम, ताकि लोग उस दिन छुट्टियाँ हों पूरी दुनिया में और लोग मदर्स को ही डेडिकेट करें वो दिन, अपने माँ के लिए याद और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद एक्सप्रेस करने के लिए। अन्ना जार्विस इनिशियली envisioned इसके बाद 1914 में, इन 1914, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अमेरिका के असाइंड ए प्रोक्लेमेशन designating the second Sunday in May as Mother's Day in the United States, and this official recognition led to the widespread celebration of Mother's Day in the country. तो प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने सबसे पहले मदर्स डे की शुरुआत की सेकेंड संडे ऑफ मई
as Mother's Day in the United States, and this official recognition led to the widespread celebration of Mother's Day. इसे पूरे देश में Mother's Day celebration होने लगा पूरे अमेरिका में. Since then, Mother's Day has been adopted by various countries around the world, but while Anna Jarvis is often credited as the founder of Mother's Day, she later became a vocal critic of holiday due to its commercialization. इस तरह से अमेरिका में तो शुरू हुआ, बाद में अन्य देशों ने भी उसी परंपरा को मानते हुए मदर्स डे मनाना शुरू किया, दूसरे देशों में भी. लेकिन जो इसकी फाउंडर थी, एक तरह से जो इसकी मेन प्रोपोनेंट थी, अन्ना जार्विस, वह अब इसके खिलाफ आ गई. मदर्स डे जिस तरह से मनाया जाता है, सी लेटर बिकेम ए वोकल क्रिटिक, बहुत मुखर विरोध करने लगी, ड्यू टू कॉमर्शलाइजेशन, जिस तरह से इसका व्यापारीकरण हो गया. Anna Jarvis initially envisioned Mother's Day as a day of personal and heartfelt appreciation, where people will honor their own mothers with sincere sentiments and acts of kindness. अन्ना जार्विस ने तो ये सोचा था कि इसी बहाने लोग अपनी माँ को याद करेंगे. अमेरिका में जहाँ पे लोगों का पेरेंट्स से मिलना जुलना मुश्किल है, हम तो हिंदुस्तान में ज़िंदगी भर माँ के गोद में रहते हैं और माँ को अपनी गोद में रखते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ बच्चे जरा से बड़े हुए तो माँ से अलग हो जाते हैं, तो इसी बहाने माँ के पास, पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें याद करेंगे, उनको अप्रिसिएट करेंगे, हार्ट फेल्ट मतलब दिल से उनको अप्रिसिएट करेंगे, प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, ध्यान रखेंगे. इस भावना से अपने संवेदनाओं को व्यक्त करेंगे. इस भावना से मदर्स डे मनाने की उसने इच्छा जाहिर की थी और वही सपना उसका था. As Mother's Day gained popularity, लेकिन मदर्स डे जैसे जैसे और पॉपुलर होता गया, जार्विस became increasingly disillusioned. अन्ना जार्विस बहुत ज़्यादा निराश हो गई with its commercialization, इसके व्यापारीकरण से, and felt that true meaning of the holiday was being overshadowed by the sale of greeting cards, flowers and other gifts. उसने महसूस किया कि जो इसका मेन पर्पस था, लोगों को अपने माँ के पास जाना, उनसे मिलना, उससे वो जुड़ाव, उसकी जगह पे स्थान ले लिया ग्रीटिंग कार्ड्स के सेल पे, दिखावटी पे, फ्लावर्स के सेल पे और अदर गिफ्ट, दिखावे वाले गिफ्ट्स पे. लेकिन प्यार और संवेदना और जुड़ाव जो मेन उसका वो था, वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया. इससे अन्ना जार्विस बहुत निराश हुई. Jarvis actively protested against the commercialization of Mother's Day. उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया पूरे अमेरिका में. and organized boycotts. उसने बाइकॉट, खुद जिसने शुरुआत की कराई हो वही बाइकॉट करने लगी उसको. थ्रेटेंड लॉसूट्स, उसने तो कहा कि मैं कानून मतलब इसमें कोर्ट में जाऊंगी इसका स्वरूप जो दूषित हो रहा है उसको चेंज कराने के लिए. एंड स्पोक आउट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हॉलीडे फॉर प्रॉफिट. और ये जो छुट्टी होनी शुरू हुई उसका जो लाभ कमाने लगे लोग, उसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई उसने. सी इवन कैंपेन फॉर एबोल्यूशन ऑफ मदर्स डे ऑल टुगेदर. यहाँ तक कि उसने कहा कि जो स्वरूप गंदा भद्दा स्वरूप हो गया, दिखावे वाला स्वरूप हो गया है, अब इसको बंद कर देना चाहिए. Jarvis reportedly spent much of her later life and personal funds fighting against the commercialization of Mother's Day and became bitter and disheartened by what she saw as the corruption of her original intention for the holiday. उसने अपना सारा धन लगा दिया इस बात के लिए कि इसका कमर्शलाइजेशन न किया जाए या इसको रोक दिया जाए. जार्विस रिपोर्टली उसने अपना अधिकांश धन, पर्सनल फंड्स इस बात के लिए लगाने में खर्च कर दिया कि इसका कमर्शलाइजेशन ना हो मदर्स डे का. और वो इतनी दुखी हो गई, इतना डिसहार्टेंड हो गई, इतनी निराश हो गई जब उसने देखा कि अपना जो इनका ओरिजिनल आइडिया था उसकी जगह पे करप्शन ऑफ आवर ओरिजिनल इंटेंशंस फॉर द हॉलीडे और उसके छुट्टी और कमर्शलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने लगा. तो इस भ्रष्ट व्यवहार के लिए
वो बहुत दुखी हुई। डिस्पाइट हर एफर्ट्स जार्विस वॉज अनेबल टू हाल्ट द कमर्शलाइजेशन ऑफ मदर्स डे। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद जार्विस न मदर्स डे का मनाना रोक पाई और न उसका कमर्शलाइजेशन रोक पाई, वो बढ़ता ही चला गया। Her campaign drew attention to the issue and sparked ongoing discussion about the balance between the genuine appreciation and commercial motives in celebrating the holiday. However, her campaign drew attention to the issue. लेकिन उसके जो इस कैंपेन के विरोध में, कमर्शलाइजेशन के विरोध में उसका जो कैंपेन था, उसका इतना असर जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं एक संतुलन आया और इसके कमर्शलाइजेशन और जो इमोशनल एस्पेक्ट्स थे दोनों में एक संतुलन स्थापित होने लगा। About the balance between genuine appreciation and commercial motives in celebrating the holiday. While Anna Jarvis' campaign against the commercialization of Mother's Day did not achieve its intended outcomes, अन्ना जार्विस का जो कैंपेन था अगेंस्ट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मदर्स डे, इसका जो व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण, वो पूरी तरह सफल तो नहीं हो गया। इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द जेन्युइन सेंटिमेंट, लेकिन इस बात को हाईलाइट किया, उल्लेखनीय बनाया कि इसके पीछे जो मूल भावना है, सेंटिमेंट्स की, भावनाओं की, संवेदनाओं की, प्यार की, जुड़ाव की, उसकी तरफ भी फोकस हुआ। बिहाइंड द हॉलीडे, छुट्टी और कमर्शलाइजेशन के बावजूद इस तरफ भी लोगों का ध्यान गया। एंड द पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ एक्सप्रेसिव कमर्शलाइजेशन, और जो संभावित कमर्शलाइजेशन के खतरे हैं उसकी तरफ भी लोगों का ध्यान गया। तो ये इसके ओरिजिन की कहानी थी, आपको अच्छी लगी होगी। मदर्स डे वैसे तो हर दिन है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कितनी माँ हैं। एक माँ तो जो 9 महीने हमको अपने कोख में रख करके जन्म देती है, लेकिन जन्म से जब हम उसकी कोख से बाहर आते हैं तो जब तक हम अपने पैरों पर चलने लायक नहीं होते तब तक तो बाहर भी रह करके उसके गोद में रहते हैं। लेकिन फिर जब उसकी गोद से उतरते हैं तो धरती माँ की गोद में आ जाते हैं। भोजन के लिए, सांस के लिए हम प्रकृति माँ की गोद में रहते हैं। तो ये सब, फिर जल के लिए हम नदियों की गोद में रहते हैं, उन्हें अपनी माँ मानते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ। तो गंगा मैया ये भी हमारी माँ है। कितनी माएँ हैं और सब उतनी ही पूज्य हैं, सबका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब की माँ, चाहे गंगा माँ हो, चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, हम सब जितनी माएँ हैं उस सब की माँ धरती माँ है। तो धरती माँ के लिए एक मेरी लंबी कविता है, धरती जानती है, उसके कुछ अंश आपके सामने रखता हूँ आज भावगंगा के इस अंक में जो माँ को समर्पित है। धरती जानती है, धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। धरती हमको अपने गोद में रखे हुए लगातार तप रही है। और जो जिनको हम पूजते हैं उन्होंने जो तपस्याएं की वो तो की, लेकिन धरती उन सब से कहीं कितनी गुना ज्यादा तपस्या कर रही है, कहीं कितनी ज्यादा गुना तप रही है, और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है।
जिनको हम इतनी इज्जत देते हैं, अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, मसीहा मानते हैं, वह अंतर्धान हो गए, डिसअपियर हो गए। धरती उनकी भी माँ है और वह अभी हमारे सामने है। हमारे अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं की माँ धरती हमारे सामने है। तो हम इसको क्यों न रोज प्यार करें, इससे न क्यों न जुड़ाव महसूस करें, इसको न क्यों न पूजें, इसको न क्यों न प्यार करें। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। वैसे भी सभी अवतारों, मनुष्य, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विशाल विराट आभा मंडल में। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन, जो पंच तत्व हैं, सबको जानती है। धरती सबसे जुड़ी हुई है। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि, सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों, नेचुरल लॉज को जानती मानती है धरती। किसी तरह का उच्छृंखलता नहीं है धरती में। सारे नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु, आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियां। उनमें अधिकांश तो ममतामय एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। काश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ, जो उनमें अधिकांश तो ममतामय एवं प्रिय होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। आकाशवाणियाँ तो हम बहुत सुनते हैं, काश हम समय रहते सुन पाते धरती वाणियों को भी, अपनी माँ की, धरती माँ की आवाज़ को भी। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। अक्सर भावगंगा का प्रोग्राम तो सुबह 7, 7:30 से 1 घंटे का होता है, लेकिन आज सुबह प्रोग्राम करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इतने दिनों के विराम के बाद ये टेक्निकल जो तैयारियां करनी थी वो सुबह तक नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज रात में हो रहा है, इस समय हो रहा है। लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि सुबह जितने लोग देखते हैं लाइव, उससे कहीं ज़्यादा कितने लोग लाइव इस समय देख रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या भावगंगा का प्रोग्राम इस समय भी किया जाए या एक बार सुबह एक बार शाम किया जाए। इस पर आपकी राय की भी ज़रूरत होगी। आप जैसा करेंगे वैसी ही भावगंगा बहेगी। आप सब इस भावगंगा के भगीरथ हैं। तो
धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, लेकिन फिर भी रहती है अनावेशित। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल आवेश है, कोई भी तार धरती से जोड़ दीजिए तो वो, इसलिए न्यूट्रल वो लगाया जाता है एक वायरिंग के समय कि अगर कहीं इधर उधर लीकेज होने लगे तो वो धरती में जा कर के वहीं धरती सोख ले और उस न्यूट्रल वाले पे चार्ज न रह जाए या कोई भी चार्ज और कहीं डैमेज ना हो, सीधे धरती में चला जाए। इसी तरह से और जितने चार्जेस हैं धरती सब सोख लेती है और हम लोगों को सुरक्षित रखती है। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित, न्यूट्रल ही रहती है, डिस्चार्ज ही रहती है। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती, सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबके तपस्या की साथ ही साधन और साक्षी रही है धरती, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती, स्वयं नेपथ्य में पर्दे के पीछे ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती, आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है, मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है। हमारी आत्मा भी धरती से आती है। जैसे हमारा शरीर माँ से आता है, वैसे हमारी आत्मा को भी माँ ही पैदा करती है। धरती माँ से ही हमारी आत्मा आई है। हमारी जिस माँ ने जन्म दिया है उससे हमारी आत्मा आई है। हमारी आत्मा इन सब सारी माँओं से जन्मी हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है या धरती के अंदर के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ उपजी है आत्मा भी, इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व, मदरहुड, एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं कितना बड़ा यह पाप है, या कितना बड़ा हमने मानसिकता का दोष है, पागलपन है, कि धरती को कहते हैं भोगलोक। जो माँ है उसको कहते हैं भोगलोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। अपनी माँ को हम क्या शब्द उनको देते हैं, भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की, एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, जिसे किसी ने देखा नहीं है, जाना नहीं है। हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को, अपनी माँ को युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। और हमारी माँ हमारी वजह से बीमार हो गई है और हमें होश भी नहीं है।
धरती का टेम्परेचर पिछले 100-200 सालों में 4 डिग्री बढ़ गया है। अगर हमारा टेम्परेचर 98 से 99 से 103 हो जाए तो हमें बुखार है, और धरती का टेम्परेचर बढ़ गया 4 डिग्री तो धरती भी तो बुखार है। हमने अपने माँ को बीमार कर रखा अपनी हरकतों से। जब भी धरती पर एटम बम हम गिराते हैं किसी को मारने के लिए, दुश्मनों को, तो वैसे तो कोई दुश्मन है नहीं, सब हमारी धरती माँ की संतान है, हमारे सब भाई हैं, चाहे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हो या मनुष्य। लेकिन जब हम अपने सो कॉल्ड दुश्मनों को मारने के लिए बम गिराते हैं तो दुश्मनों पे तो जो कुछ गिरता है गिरता ही है। हमारी माँ पर गिरता है, धरती माँ पर गिरता है। जब हम पेड़ काटते हैं, बारिश जब कम होती है तो धरती गर्म होती है, धरती को तकलीफ होती है, वायुमंडल गर्म होता है। जब हम धरती के अंदर से पानी निकालते हैं, पानी धरती का खून है, और जब हम उसके अंदर से निकालते हैं तो धरती डिहाइड्रेट होती है। अगर हम उसको फिल नहीं करते हैं तो धरती के अंदर क्या क्या कौन कौन से लेयर्स डिस्टर्ब होती हैं हम जानते भी नहीं हैं, बिना जाने हुए गुनाह किए जा रहे हैं। तो मदर्स डे पे कम से कम इन सब चीज़ों को हम सोचें, जो सबकी माँ है। और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ, धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी। जितने धर्म आज हैं उन सब की माँ धरती ही है। उनके शुरुआत करने वाले प्रपाउंडर्स की, अवतारों की, मसीहाओं की, पैगंबरों की, सबकी माँ तो धरती ही है। व्यवस्थाओं की भी माँ, सभ्यताओं की भी माँ, और अवतारों पैगंबरों की भी माँ धरती ही है। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक सा ही रिश्ता है, सबकी माँ है धरती। जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते अलग अलग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ धरती के हिस्से के लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन जितने धरती पर रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियां हैं, सबका रिश्ता धरती से एक है, सबकी माँ धरती है। जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। अतः धरती को पूजना, पवित्रतम मानना, धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। एक मित्र ने कहा, पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो? प्रश्न यही है, क्या प्रतीक के भी प्रतीक की आवश्यकता है? धरती ही ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। धरती ही सबकी सार्वभौमिक माँ है। धरती से जुड़ा महसूस करना, धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। आप धरती की गोद में बैठ जाए। कितना भी आपका बीपी हाई हो, कितना भी आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, तनाव में हो, बस धरती पर बैठ जाइए, धरती को स्पर्श करिए और महसूस करिए कि आप माँ की गोद में हैं और आपका सारा तनाव, सारा बीपी, सारा एंजाइटी सब काफूर हो रहा है, उड़ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और हो जाएगा 5-10 मिनट में। आप अनुभव करके देखिए, और चित्त भी हो जाता है प्रशांत। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती जहां सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं। दरअसल पूजा वहीं है जहां हम सदा चरण रखे हुए हैं। धरती पर हम पैर भी रखे हुए हैं और फिर भी पूजा कर रहे हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ पर पैर भी रखे रहता है और प्यार और पूजा और ध्यान जो भी कह लीजिए, समर्पण सब करता रहता है। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। सदा चरण ही पूजा है। सदा चरण दोनों अर्थों में, जहां आप सदा चरण रखे हुए हैं वो भी पूजा है,
धरती और सदाचरण, सत्य का आचरण अगर आप कर रहे हैं तो वो भी पूजा है। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया। एक बहुत गलत मंत्र प्रचलित रहा जिसने और इस मानसिकता को बढ़ाया कि धरती पर अधिकार कर लो। वीर भोग्या वसुंधरा, यह मंत्र इतना भयानक, इतना खतरनाक रहा। संस्कृत या किसी भाषा में, इवन किसी पुरानी भाषाओं में भी जो भी वाक्य या श्लोक या मंत्र लिखे हुए हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सत्य हों, व्यक्तियों ने ही लिखे हैं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि अपनी आंखों पर विश्वास करिए, और किसी ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो, अगर हमारी आंखों और हमारे एहसास और सत्य से मेल नहीं खाते तो अपनी आंखों से आपको जो दिख रहा है उस पर विश्वास करिए। यह मंत्र ही गलत है। वीर भोग्या वसुंधरा, धरती भोग के लिए नहीं है, धरती पूजा के लिए है। धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया, वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया। इसकी जगह पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, एक नया मंत्र होना चाहिए। अब सर्व पूज्या वसुंधरा, सब लोग धरती और प्रकृति की पूजा करें। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ का विराट ईश्वर या संपूर्णता का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े, टंटे, बंटवारे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। विराट ब्रह्मांड को, टोटल एग्जिस्टेंस को समझना ही अध्यात्म है। लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही की जाती है, और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, धरती सब कुछ जानती है, हमारी माँ सब कुछ जानती है। हमें अपनी माँ पर विश्वास करना और उसके तपस्या में उसके साथ होना और खुद उसके लिए तपस्या करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो माँ, आज मदर्स डे पे यह कविता और ये विचार ज़रूरी था, इसलिए आपके सामने रखा। आर.डी. तिवारी जी ने आज मैंने भावगंगा, एक ग्रुप भी है जिसमें 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि आज से फिर भावगंगा शुरू हो रही है। तो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक छोटा सा मैसेज भेजा, जो आपके सामने रखता हूँ। भावगंगा, स्मरण मात्र से मन आह्लाद से भर जाता है। आर.डी. तिवारी जी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 76 बैच के रहे हैं, 77 बैच के रहे हैं, हमसे 1 साल सीनियर रहे हैं। मैं 78 बैच में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, बाद में IRS में आ गया। तो वो लिख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में उनका कैडर जम्मू कश्मीर था। कितने तरह के अनुभव उन्हें हुए हैं, उनके अनुभवों पर कई किताबें बन सकती हैं। कश्मीर में जब टेररिज्म टॉप पे था, अशांति टॉप पे थी, उस समय भी वहाँ उन्होंने सब कुछ देखा, झेला। लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी ट्रांसपेरेंट और सुदृढ़ थी और सबके प्रति न्यायपूर्ण थी कि किसी के मन में उनका विरोध करने की हिम्मत, उनका भले व्यवहार किसी को ना अच्छा लगे, लेकिन उसके बाद उनकी प्रतिहिंसा की भावना किसी के अंदर नहीं आई।
तो वो लिखते हैं, भावगंगा स्मरण मात्र से मन आह्लाद से भर जाता है। लेह की स्मृति हो आई। 0 से 15 डिग्री नीचे तापमान में रोज नहाता था जब वो लेह जाते थे टूर में, बाथरूम में बुखारी लगाकर। शिकागो में भी रोज नहाता था। बगैर नहाए बेचैनी होती है। कुछ वैसा ही होता है भावगंगा से दूर रहने पर, कि जैसे भावगंगा में रोज अवगाहन करना है, नहाना है, और जब नहीं नहा पाता तो बेचैनी सी होती है। कितने मतलब आह्लादित करने वाले विचार हैं, तो हमें रोमांचित कर देने वाले विचार हैं। वैसा कुछ ही होता है भावगंगा से दूर रहने पर, क्योंकि 1.5 महीने के करीब भावगंगा नहीं हो पाई। फिर भी अनुशासित इनकलाब की प्रतिध्वनि आती रहती है। फिर भी अनुशासित इनकलाब की प्रतिध्वनि आती रहती है। आशा की किरण है भावगंगा, चाहे जंतर मंतर हो। अब आज की समस्याओं पर भी उन्होंने इशारा किया है, या आज के मुख्य मुद्दों पर भी इशारा किया है। आशा की किरण है भावगंगा, चाहे जंतर मंतर हो, व्रजभूषण शरण हो, देश को गौरव देने वाली बेटियों का अपमान हो, ईवीएम हो, संविधान हो, नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे और इधर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उन पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, या फिर कर्नाटक के चुनाव हो, बजरंगबली हैं। अभी बहुत आगे जाना है। आपके प्रति आभार। जो मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं सब पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक के चुनाव पे थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे आज का प्रोग्राम पूरा 1 घंटे का न करके अगले कुछ 10 मिनट 15 मिनट में समाप्त करेंगे। कर्नाटक के चुनाव पर कुछ ग्राउंड लेवल के ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विचार। पतंग उसी की थी जिसने कीमत चुकाई। पतंग उसी की थी जिसने कीमत चुकाई। एक फूड फॉर थॉट है। कट गई तो पूरा शहर उसका हकदार हो गया। कट गई तो पूरा शहर उसका हकदार हो गया। पतंग उसी की थी जिसने कीमत चुकाई, कट गई तो पूरा शहर उसका हकदार हो गया। अलग अलग डायमेंशंस में इसको सोचिए तो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। सोचिएगा और आप इस पर कुछ कमेंट अगर लिख के भेजेंगे तो उसे शामिल करेंगे चर्चा में। कर्नाटक चुनाव पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, और लेकिन चूंकि मैं पिछले 8.5-9 साल से पूरे देश में संविधान कथाएं कह रहा हूं और हमारे अधिकांश श्रोता, पाठक, दर्शक संविधान कथाओं को मेरे कई बार सुन चुके हैं। अगर कुछ लोगों ने, या हमारी किताबें संविधान की जो सरल शब्दों में हैं, खास करके संविधान कथा जागो गणराज्य जागो, जिन दोस्तों ने पढ़ी है ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है, अगर वो अपना फ़ोन नंबर देंगे तो मैं उन्हें, या ईमेल देंगे तो मैं उन्हें उसकी PDF में किताब भेज दूंगा ताकि वो पढ़ सकें। 5 लाख से ज़्यादा किताबें तो पूरे देश में बंटी हैं, लेकिन अब ज़्यादातर PDF पे डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको जब भी पढ़ने की इच्छा हो तो बताइएगा, उसको भेज देंगे। तो संविधान भी कर्नाटक चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। तो कर्नाटक चुनाव में कुछ लोग कहते हैं एक्स पार्टी जीती
एक्स पार्टी हारी, वाई पार्टी हारी, लेकिन यह तो पार्टी क्या है, लोगों का समुच्चय ही तो है। कर्नाटक चुनाव में लोकतंत्र जीता है, लोक यानी कि लोग, भारत का संविधान जीता है जिसने सत्ता जनता को दी है। जनता ने अपनी समस्याओं के आधार पर, अपने मुद्दों के आधार पर लोगों को जिताया, न कि आरोपित या दूर दराज के मुद्दों पर। अपनी जरूरतों पर, अपनी इच्छा से लोगों को जिताया। मीडिया, प्रचार उनकी आंखों से नहीं देखा, पैसा बांटा उस पैसे की आंखों से नहीं देखा, अपने मुद्दे, अपनी जरूरतें और अपनी आंखें, इसके आधार पर जिताया। तो जो चीज हिंदुस्तान में या किसी भी देश में डेमोक्रेसी के रूट्स हैं और जो शुरू से होना चाहिए था, वह अब शुरू हुआ है। जो मैं कहता था कि लोकतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह से होता है। हमारे वो गजल का शेर याद करिए कि हमारी व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह से होता है। पहले गंदा, मटमैला, फिर साफ पानी खींचता है। किसी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित कर देना और किसी जमीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगा देना, दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं। मेरे भौतिक विज्ञान के एमएससी का और जो संविधान और लोकतंत्र का अनुभव है, दोनों ने मिला करके ये सिद्धांत डिस्कवर कराया कि किसी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित करना और किसी जमीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगाना एक जैसी प्रक्रियाएं हैं। जमीन से जुड़ने की प्रक्रिया लोकतंत्र में जनता से व्यवस्था उभरती है, जनता मालिक है, और हैंडपंप जमीन से पानी निकालता है। तो लेकिन दोनों में पहले गंदा मटमैला पानी निकलता है, फिर साफ पानी निकलता है। तो 50 में जब संविधान बनाकर हैंडपंप हमारा डेमोक्रेसी का चालू हुआ, लोकतंत्र चालू हुआ, तो शुरुआती कुछ दौर पे तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वही लोग व्यवस्था में आ गए। उसी तरह जैसे कि हैंडपंप लगाया जाता तो पहले ऊपर से साफ पानी डाला जाता है, तो वही लोग आए। 70 के दशक तक वही चलते रहे। लेकिन जब जमीन से पानी निकलना, पकड़ना शुरू हुआ, जमीन जब नल पकड़ लेता है पानी नीचे से और नीचे से पानी आने लगता है, तो पहले गंदा, मटमैला, रेतीला, तरह तरह के गंदगी वाले पानी आते हैं। लेकिन बहुत देर तक फिर चलाते रहिए हैंडपंप, तो साफ पानी आता। तो 70 के दशक तक तो फ्रीडम फाइटर्स या उनकी जनरेशन रही। जब डोमिनेंस नीचे से पानी वाला हो गया, नीचे से ग्रॉस रूट से जब आने लगा लीडरशिप, तो वह वैसे गंदे, मटमैले, रेतीले, तमाम जितने तरह के गंदे संदेश सेट्स हो सकते हैं, बाहुबली, क्रिमिनल्स, पैसे वाले, लुच्चे, लफंगे, क्या क्या नहीं आए। सब जेल में कैद अपराधी वो भी जीत रहे हैं, पैसा बांटने वाले मीडिया के द्वारा। लेकिन कर्नाटक चुनाव हिंदुस्तान का पहला चुनाव है जहां से साफ पानी के ट्रेसेस शुरू हो रहे हैं। जितने तरह की गंदगियां थीं भारत के अलग अलग समय के अब तक के जितने प्रयोग हुए हैं, सब में हर तरह की गंदगियां आई। पैसा, शराब, जाति, धर्म, झूठ, आडंबर, मीडिया, भगवान का अपना इमेज, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जनता ने अपनी आंखें खोल ली हैं, लोगों ने अपनी आंखें खोल ली हैं और अपने मुद्दे के लिए अपने प्रतिनिधि, मालिक नहीं, तानाशाही नहीं, पब्लिक ने सबको नकार दिया। जो झूठ बोलते हैं उनको नकार दिया, सत्य की तरफ गए, अपनी आंखों से देखा, जो ठीक लगा उसको वोट दिया। मीडिया क्या दिखाता है इसकी परवाह नहीं की।
चांस की बात है कि वहाँ एक्स पार्टी जीत गई, लेकिन आगे जो चुनाव होने वाले हैं इसके बाद कई जगह तो हंग असेंबलीज आएंगी, किसी एक पार्टी को नहीं मिलेगा, कई बार ढेर सारे इंडिपेंडेंट जीतेंगे। लोग बस अपने आसपास का जो अच्छा प्रतिनिधि दिखेगा उसको जिता देंगे। हो सकता है कि अभी उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को या अच्छे लोगों को इसलिए न जिताया हो, किसी एक पार्टी को इसलिए जिताया हो कि यहाँ जो तानाशाही और चुनाव के बाद तोड़ फोड़ की जो लोगों की निगाह है कि इस पार्टी को तोड़ देंगे, इसको दबोच लेंगे और सारे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको अपने घेरे में ले आएंगे, उससे बचने के लिए किसी एक पार्टी को ज़्यादा वोट दिया हो कि ताकि वो कम से कम वो अपने को बचा तो पाएगी इस तरह के तोड़ फोड़ से। लेकिन अगर जब और शुद्धतम व्यवस्थाएं आने लगेंगी, जब तोड़ फोड़ की ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, तब और अच्छे, और तब पार्टियां दरकिनार हो जाएंगी। बस अच्छे लोग, जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनको पब्लिक जिताना शुरू करेगी। तो अभी शायद अगर एक पार्टी को वोट दे रहे हैं और एक पार्टी को जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में ये भावना भी रही होगी या है कि जीतने के बाद कम से कम ये हमारे ये प्रतिनिधि हमारी देखभाल के लिए बने रहें, वो किसी दूसरे के कंट्रोल में न चले जाएं, वो किसी दूसरे की तानाशाहियों के शिकार न हो जाएं। लोकतंत्र को जो तानाशाही का स्वरूप देने की कोशिश हो रही है धर्म के आड़ में, उससे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये केवल धर्म ही नहीं, जात के आधार पे भी हो रहा है, तानाशाहियाँ चल रही हैं। और खुली आंखों की या सच्चाई से इतनी दूर कि अपनी जाति का या अपने धर्म का है तो बहुत अच्छा है, भले ही वो रेपिस्ट है, अपनी पार्टी का है, अपनी जाति का है, अपना धर्म का है तो बहुत अच्छा है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे डकैत हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, बहुत अच्छा है। और अगर हमारे इस समूह का नहीं है, उससे इतर है, तो फिर वो गलत है। जब यह परिदृश्य जिस समाज में हो, वहाँ पर अगर जनता की आंख खुलने लगी है, मुलमुलाने लगी है, तो यह लोकतंत्र की जीत है, ये जनता की जीत है। और यह इंडिकेशन है कि आगे अब बहुत कुछ अच्छा होगा। अब हमारे लोकतंत्र के हैंडपंप से साफ पानी आने की शुरुआत हो गई है। 4-5 साल या 1-2 चुनाव में गंदे, मटमैले और साफ का इसी तरह से रेशियो बना रहेगा, लेकिन साफ पानी का रेशियो बढ़ता जाएगा और 5-10 साल में हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध लोकतंत्र की आशा में, शुभकामना के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ पे विराम लेती है। आप जिस तरह से आज देख रहे हैं, उससे मुझे बहुत उत्साह हुआ कि शाम को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लाइव बहुत सारे लोग देख सकते हैं। और 314वें अंक के लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। जो बिंदु तिवारी साहब ने बताए हैं उन पर और चर्चा होगी, अन्य बिंदुओं पर भी। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। शुभ रात्रि। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। आप अपने विचार लिखिए, आप जिन बिंदुओं पर चर्चा चाहते हैं वह लिखिए, किसी भी विषय पर, दुनिया के किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में, वह सबके कल्याण के लिए होना चाहिए बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद।